चलिए, तो उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन के आज के इस पहली क्लास में सबसे पहले हमें समझना है यूपी स्पेशल को लेकर के एक रणनीति स्ट्रेटजी क्या हो सकती है और ये डिसाइड कैसे होगा। इसके लिए हमें देखना होगा कि यूपी पीसीएस के एग्जाम में यूपी स्पेशल को लेकर के सिलेबस क्या लाया गया है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यूपी के बारे में किस किस तरीके की नॉलेज आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद फिर हम चीजें आएंगे कि आपको उस नॉलेज के अकॉर्डिंग आपके पास किस तरीके का स्टडी मटेरियल हो सकता है, बुक्स पढ़नी है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, करंट मैगजीन पढ़नी है, तो वो क्या यूजफुल हो सकती है। और फिर हम यहाँ पर बात करेंगे प्री और मेंस को लेकर के आपका तरीका और लास्ट में नोट्स और रिवीजन को लेकर के। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए आइए देखते हैं आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस में अगर हम देखें यूपी पीसीएस के एग्जाम को अगर आप देखें, सबसे पहले जो उनका नोटिफिकेशन 2025 का आया है उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर आप देखें तो ये आपके प्रारंभिक परीक्षा का जो पैटर्न यहाँ पर आप देखते हैं, जहाँ पे सिर्फ दो पेपर हैं। एक प्रारंभिक परीक्षा में आपको जनरल स्टडी का होता है, दूसरा जो पेपर आपका होगा वो सीसैट का पेपर होता है। जनरल स्टडी के पेपर में ही यहाँ पर देखा है तो यूपी स्पेशल को लेकर के टॉपिक आपसे पूछा जाता है। उसके बाद मेंस आ जाता है और मेंस में अगर आप यहाँ पर देखें जो सामान्य अध्ययन पेपर 7 और पेपर 5 और 6 हैं, ये भी यूपी स्पेशल को लेकर के। और यहाँ पर अगर आप देखें 200 नंबर यानी कि 400 नंबर जो हैं ये यूपी स्पेशल को लेकर के सिर्फ मेंस में आपको आता है। यानी कि प्री के साथ साथ मेंस में इसका अच्छा खासा वेटेज है, इसलिए यूपी स्पेशल की तैयारी में आपको मेंस काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना होगा अगर आपको यूपी पीसीएस का एग्जाम क्रैक करना है तो। अब आइए यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि हमने एक बात की है कि सामान्य अध्ययन यानी कि प्रीलिम्स सबसे पहले क्वालिफाई करना होता है, प्रीलिम्स में भी यूपी स्पेशल पूछा जाता है, तो क्या सिलेबस डिफाइन किया गया है यूपी स्पेशल को लेकर के प्री में। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो सामान्य अध्ययन के पेपर में हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, इसके बाद अब भारत का इतिहास, विश्व का भूगोल, राजनीति शासन, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पर्यावरण, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स जैसे मुद्दों को लेकर के यहाँ पे टॉपिक दिए तो गए, लेकिन ये भारत के संदर्भ में दिया गया है। लास्ट में अगर आप एक नोट यहाँ पर ध्यान दीजिए, यूपी स्पेशल को लेकर कोई डिफाइन जरूर कुछ नहीं किया गया, लेकिन एक नोट जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों से अपेक्षित है उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त विषय का यहाँ पर आपको ज्ञान होना चाहिए, उसका परिचय होना चाहिए। यानी कि आप हर एक टॉपिक में, जैसे कि भारत में विश्व का भूगोल है तो यानी कि उत्तर प्रदेश का भूगोल आपसे पूछा जाएगा प्रीलिम्स में। भारत का इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन है तो उत्तर प्रदेश में आपको उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय आंदोलन संबंधी जो गतिविधियां रही हैं, प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं, प्रमुख घटनाएं रही हैं, वो पढ़ना है। भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था है, राजनीति संविधान को लेकर के पढ़ना है। तो यूपी में भी जो विधान परिषद होती है, मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, विधानसभाएं होती हैं, उनको लेकर के जो प्रक्रियाएं हैं, आयोग हैं, संगठन है, उनका क्या कार्य है, संविधान में उनको लेकर के क्या यहाँ पे दायित्व है, और उनको संबंधित यहाँ पे क्रिया व्यवस्थाओं को भी आपको पढ़ना होगा। उससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था को लेकर के भी यूपी बेस्ड आपको क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक व्यवस्था कैसी है, आर्थिक विकास को लेकर के क्या है, उद्योग धंधे किस तरीके के हैं, एमएसएमई सेक्टर को लेकर के क्या है, सरकार किस तरह का आर्थिक विकास को लेकर के योजनाएं चला रही है, अब विभिन्न सेक्टर वाइज यहाँ पे डेटा क्या कहता है, ग्रोथ को लेकर के किस तरीके से काम हो रहा है। इसके अलावा पर्यावरण परिस्थिति को लेकर के यूपी में वन हो गए, वनाच्छादन हो गए, जीव जंतु हो गए, जैव विविधता को लेकर के है, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के है, संगठन इत्यादि हैं, तो उनके बारे में पढ़ना है। इसी तरीके सामान्य विज्ञान जो कि यहाँ पे कॉमन है बेसिस के। इसके अलावा करंट इवेंट को लेकर के उत्तर प्रदेश से संबंधित यहाँ पे करंट अफेयर्स के बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। यानी कि ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव आप यहाँ पर इंडिया और वर्ल्ड को लेकर के चल रहे हैं जीएस में, प्रीलिम्स में सेम एस्पेक्ट आपको यहाँ पर रीजनल बेसिस पे यानी कि उत्तर प्रदेश के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, लेकिन इसका कहीं ज्यादा डिफाइंड पोर्शन अगर आप देखें तो आपको मेंस में देखने को मिलता है। हम मेंस में भी आते हैं, मेंस को भी थोड़ा समझना जरूरी है ताकि आपको चीजें, जब आप सिलेबस को जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तभी आप चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से, जो सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, जो कंटेंट आपको दिया जाएगा, वो आप समझ पाएंगे कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी क्लासेस चल रही हैं। तो चलिए आते हैं आपके सिलेबस के उस हिस्से में जहां पर उत्तर प्रदेश के बारे में आपसे पूछा जाएगा, और वो है यूपी बेस्ड को लेकर के जनरल स्टडीज पेपर 5 और जनरल स्टडीज पेपर 6। शुरुआत करेंगे हम जनरल स्टडीज पेपर 5। जनरल स्टडी पेपर 5 में आखिर क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। सब्जेक्ट यहां पर मैं आपको बता दूं, काफी सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, लेकिन अगर हम इसे सब टॉपिक्स के बजाय हम इसे सब्जेक्ट में डिवाइड करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पेपर 5 में पूछा जाएगा और कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पेपर 6 में पूछे जाएंगे,
तो चलिए यहाँ पे टॉपिक भी पढ़ते चलते हैं और उसको मैं एक सब्जेक्ट का नाम भी देता चलूंगा और आप इसे धीरे धीरे यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। पहला देखिए लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन नगर, यानी कि यूपी में किस किस तरीके का इतिहास डेवलपमेंट हुआ है, प्राचीन काल में किस तरीके की सभ्यताएं आई हैं, उनका विकास कैसे हुआ है, कौन कौन से नगर यहाँ पे पाए गए हैं, उनके अवशेष कहाँ पाए गए हैं, उनकी जानकारी होना। उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसकी महत्ता, रखरखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार, पुरातत्व। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 के पहले और बाद में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व। यानी कि अगर ये चार टॉपिक को आप यहां पर निकाल लीजिए तो ये निकल के आता है कि आपको हिस्ट्री और कल्चर, ठीक है, हिस्ट्री और कल्चर को लेकर के जो क्वेश्चंस आपको यहां पर पूछे जाएंगे वो आपको पेपर 5 में पढ़ के जाने, ठीक है। यहां पे सारे टॉपिक आपको खासकर यूपी बेस्ड जो है ये आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद दूसरा 5वें नंबर पे आइए। 5वां नंबर क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी, जनजातीय मुद्दे हैं, सामाजिक संरचना है, त्योहार है, मेले है, संगीत है, लोक नृत्य है, भाषा है, साहित्य है, बोली है, सामाजिक प्रथाएं हैं, पर्यटन है। यानी कि ये कहता है कि आपको उत्तर प्रदेश के सामाजिक मुद्दों के पढ़ के जाना है, यानी उत्तर प्रदेश के जो सोशल इश्यूज हैं, जो सामाजिक एक व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, उसके बारे में आपको कितनी जानकारी है उसके बारे में डिटेल से यहाँ पर पढ़ के जाइए। तो दूसरा जो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिखाई देता है वो सोशल इशू है, ठीक है, जो कि सब के सब यूपी बेस्ड रहने वाले हैं। दूसरा सब्जेक्ट निकल कर आया। तीसरा देखिए, छठे नंबर पे आते हैं। छठे नंबर पे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, शासन प्रणाली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, विधान परिषद और केंद्र राज्य संबंधों को पढ़ना है। 7वें नंबर पे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय और उसका अधिकार क्षेत्र, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में विशेष राज्य चयन मानदंड, राजभाषा, संचित निधि, आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग के बारे में आपकी समझ कैसी है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन, शहरी, पंचायती, लोकनीति अधिकार और उससे संबंधित मुद्दों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायोग, सृजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार और समाधान योजनाएं। अगर ये सारी चीजें नंबर 6 से लेकर के आप नंबर 10 तक के टॉपिक्स को देखेंगे तो क्या कहता है कि यूपी का पॉलिटी, उत्तर प्रदेश की पॉलिटी और गवर्नेंस का जो टॉपिक है वो भी कहां पूछा जाएगा आपके पेपर 5 में। तो कौन कौन से मुद्दे हो गए, हिस्ट्री और कल्चर का, सोशल इशू का और पॉलिटी और गवर्नेंस, ये सभी यूपी से रिलेटेड टॉपिक्स आपके पेपर 5 में पूछे जाएंगे। लेकिन यहीं पे समाप्त नहीं होता, इसमें और भी मुद्दे शामिल हैं। और क्या क्या चीज इसमें पूछी जा रही है यहाँ पे देखिए। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार से जुड़े मुद्दों को, लैंड को रिफॉर्म्स को लेकर के सरकार की तरफ से कौन सी पॉलिसी मेकिंग की गई है, उसके सुधार को लेकर के क्या लागू किया गया है, वो चीजें आपको एक अलग मुद्दा यहाँ पर आता है। इसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक हैं, आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा का जो मुद्दा है ये भी आपसे पूछा जाएगा पेपर 5 में। आंतरिक सुरक्षा के किस तरीके के मुद्दे हैं यूपी में, तो यहाँ पे कहा गया है कि देखिए उग्रवाद के प्रसार और विकास के बीच संबंध यूपी में क्या इस तरीके दिखाई दे रहा है, किस तरीके के संगठन है, क्या उग्रवाद को लेकर के किस तरीके से काम हो रहा है। बाह्य राज्य अंतरराज्यीय सक्रियों, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने वाले संचार नेटवर्क, मीडिया, सोशल मीडिया नेटवर्क की जो साइट्स हैं उनका प्रयोग किस तरीके से हो रहा है। जैसा कि अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जासूसी की कई तरीके की यहाँ पर जो सूचनाएं हैं वो भारतीय जो कुछ यूट्यूबर्स को पकड़ा गया है जो कि यहाँ पर लीक कर रहे थे जानकारी, या भारत में अलग अलग जगह पे जा करके वीडियोस बना रहे थे, खासकर सेना इत्यादि कहाँ मूवमेंट इत्यादि कर रही है उसको लेकर के वो साझा की जा रही थी। तो सोशल मीडिया साइट्स जो इस तरह की जो जानकारियां हैं वो यहाँ पर एक खतरा है, आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं, तो उनके बारे में आपको एक समझ कैसी है। साइबर सुरक्षा, बुनियादी नियम, काले धन वैध बनाना और इसकी रोकथाम, विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां, उनके शासनादेश, अधिकार पत्र को लेकर के, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां, उनका प्रबंधन, संगठित अपराध और आतंकवाद, ये सभी जो टॉपिक हैं ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब के सब हैं आपके आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। और क्या है, इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और नागरिक अधिकार सुरक्षा के मुद्दे। इसके बाद स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के मुद्दे, शिक्षा प्रणाली को लेकर के है, भारत के विकास में यूपी की भूमिका क्या है, उत्तर प्रदेश के से संबंधित फिर आपको यहां पर देखा जाए तो करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। इसके बाद योजनाएं जो हैं
खासकर यूपी बेस्ड आपको योजनाएं जो हैं वो पढ़ के जानी है। जिस तरीके से यहाँ पर सर लिखा हुआ है कि जल शक्ति मिशन एवं अन्य केंद्रीय योजनाएं और उनका क्रियान्वयन, जो कि यूपी सरकार के द्वारा केंद्र की कौन कौन सी योजनाएं जो है यूपी में संचालित हो रही हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। और उत्तर प्रदेश में जो गैर सरकारी संगठन है यानी कि एनजीओ हैं, उसके अलावा उनके योगदान, उनका मुद्दे जो है योगदान प्रभाव को लेकर के। उत्तर प्रदेश में पर्यटन संबंधी मुद्दे हैं, संभावनाएं क्या क्या हैं। और उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों के नवाचार, इसके मुद्दे, इसका समाज में रोजगार, सामाजिक आर्थिक विकास और उसका विकास। एक तरीके से देखा जाए तो सोशल जस्टिस वाले जो टॉपिक आते हैं, कौन से? सोशल जस्टिस के मुद्दे। तो आपको ये सारी चीजें इसमें पढ़ के जानी। कितनी चीजें आपको निकल कर आ गई। अब यहां पर अगर आप देखें तो काफी सारे टॉपिक्स निकल कर आए आपको। हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल इशू, सोशल जस्टिस, इंटरनल सिक्योरिटी, भूमि सुधार, करंट अफेयर्स, ये सारे चीजें आपको पेपर 5 में पढ़ के जाने। यानी कि अगर आप पेपर 5 को पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारे टॉपिक्स आपको इसमें पढ़ के जाने। आप इनको लीव नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, और आपको आधा अधूरा सिलेबस भी नहीं पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज कि यहाँ पर पेपर 5 आपको क्लियर है। अब इस पेपर 5 को जब हम क्लियर स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो वहां पर आपको ये सिलेबस यहाँ पर रिमाइंड करना। सिलेबस जरूर अपने पास हमेशा रखिएगा, क्या क्या टॉपिक्स हो गए, क्या क्या आपने चीजें पढ़ ली, या कोई भी करंट इवेंट में कोई मुद्दे आते हैं। अगर आपको अपना सिलेबस पता होगा तभी करंट में आए हुए मुद्दे को भी आप समझ पाएंगे कि आपके सिलेबस का ही हिस्सा है। नहीं तो करंट की इतनी न्यूज आती है, कौन सी जरूरी है, कौन सी आपके लिए नहीं जरूरी है, कई बार आप इस तरीके के प्रश्न भी पूछते हैं। तो वो चीजें क्या है आपको तभी पता चलेंगी जब आपको अपना सिलेबस जो है पता होगा। ठीक है, चलिए, तो पेपर 5 हमने देख लिया। अब आते हैं पेपर 6 को लेकर के। पेपर 6 में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहली चीज देखिए, पेपर जो 6 है यहां पर आपको पहला जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य, अर्थव्यवस्था, राज्य बजट की मुख्य विशेषताएं, बुनियादी ढांचा, भौतिक संसाधनों के महत्व को लेकर के क्वेश्चन होंगे। एक तरीके से देखा जाए जो इकोनॉमी है यूपी बेस्ड को लेकर के, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। उत्तर प्रदेश का जो बजट आएगा, उत्तर प्रदेश का इकोनॉमी सर्वे होगा, और सरकार के द्वारा जो भी पॉलिसी मेकिंग इत्यादि की जा रही है। उत्तर प्रदेश में व्यापार, वाणिज्य और उद्योग को लेकर के किस तरीके की प्रक्रियाएं हैं, उद्योग धंधे कहाँ कैसे स्थापित हैं, निवेशिक प्रक्रियाएं क्या चल रही हैं, सरकार के द्वारा कौन सी लोक कल्याणकारी योजनाएं, परियोजनाएं, नियोजित विकास, मानव संसाधन और कौशल विकास को लेकर के क्या क्या किया जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो निवेश से संबंधित मुद्दे हैं उसके प्रभाव क्या हैं। प्रभाव इस तरीके से कि आपका एक सोशल इकोनॉमिक जो ग्रोथ की हम बात करते हैं, जिसमें कि एक इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के माध्यम से किस तरीके से सोशल इम्पैक्ट पड़ता है, लोगों को उसका किस तरीके का लाभ मिलता है, उस तरीके से इसको यहाँ पर पढ़ना है। उत्तर प्रदेश की लोक वित्त एवं राजकोषीय नीति, कर एवं आर्थिक सुधार, एक जिला एक उत्पाद की नीति, ये सभी चीजें अगर हम देखें तो आपको क्या है, इकोनॉमी। तो पेपर 6 का जो पहला टॉपिक है वो पढ़ना है हमें इकोनॉमी का। इसके बाद आते हैं अगले में। अगला यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा, गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की योजना प्रबंधन है। इस टॉपिक को भी यहाँ पर आपको पढ़ना है। एक आता है जनसंख्या को लेकर के, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या और सेंसस। दूसरा एक टॉपिक और आपको यहाँ पे पढ़ के जाना इकोनॉमिक बस, सेंसस को लेकर के। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कृषि का व्यवसायीकरण, कृषि फसलों का उत्पादन, नवीन वानिकी नीति, कृषि एवं सामाजिक वानिकी, कृषि विविधता, कृषि की समस्या उसका समाधान। तो यहां पर एक देखा जाए तो कृषि विज्ञान एवं व्यापार वाले जो मुद्दे हैं, टॉपिक्स हैं, वो इसमें हमें कवर अप करने हैं। उसके बाद कई सारे सूचकांक जो हैं जैसे नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं, जो राज्य स्तर पर विभिन्न राज्यों की रैंकिंग करते हैं, तुलना करते हैं, उसमें किस राज्य की क्या रैंकिंग आई है, चाहे वो नवाचार को लेकर के हो, एग्री सेक्टर को लेकर के हो, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के हो, तो अलग अलग चीजों को लेकर के कंपैरिजन होता है। तो वो जो विभिन्न क्षेत्र जो सूचकांक आते हैं उनके बारे में भी यहाँ पर आपको पढ़ना है। इसके बाद फिर आता है भूगोल, शुरू हो जाता है, जियोग्राफी का टॉपिक। ठीक है, ज्योग्राफी में क्या क्या है, तो उत्तर प्रदेश का भूगोल है, जिसमें उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है, उच्चावच, संरचना, जलवायु, सिंचाई, खनिज, अप्रवाह प्रणाली एवं वनस्पति को लेकर के है। फिर राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य को लेकर के प्रश्न है। परिवहन तंत्र कैसा है, औद्योगिक शक्ति संसाधन विकास को लेकर के क्या चीजें हैं। उत्तर प्रदेश में प्रदूषण, पर्यावरण के मुद्दे, प्रदूषण नियंत्रण परिषद को लेकर के टॉपिक्स आएंगे। तो एक तरीके से यहाँ पे देखिए, प्राकृतिक संसाधन, मृदा, जल, वायु, घास के मैदान, यानी कि आपका शुरू हो गया यहाँ पे एनवायरमेंट। ज्योग्राफी और एनवायरमेंट के मुद्दे हो गए।
जलवायु परिवर्तन, मौसम का पूर्वानुमान संबंधी मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अधिवास पारिस्थितिकी तंत्र है, समायोजना है, जीव जंतु है, वनस्पतियों को लेकर के क्वेश्चंस हैं। तो इसके बाद आप लास्ट में फिर एक देखें, एक टॉपिक और इसमें जुड़ जाता है, कुछ साइंस और टेक के भी मुद्दे आ जाते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में विज्ञान और तकनीकी के मुद्दे, प्रसार और प्रयत्न को लेकर के जो भी कह सकते हैं योजनाएं हैं या फिर विकास को लेकर के काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी, पौध उत्पादन तथा उत्तर प्रदेश के विकास में इनका भूमिका, बागवानी वाला जो टॉपिक है ये भी इसमें पढ़ना है। और विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल का यहाँ पर योगदान। तो इसमें आप देखें तो साइंस एंड टेक है, बागवानी है, लास्ट में एक टॉपिक है पीपीपी की भूमिका। तो यहाँ पे देखिए पेपर 6 में आपसे क्या क्या है। इकोनॉमी हो गई, सेंसस हो गया, कृषि हो गया, जियोग्राफी हो गई, एनवायरमेंट हो गया, बागवानी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया और यहाँ पे पीपीपी मॉडल हो गया। तो काफी सारे टॉपिक्स और सब टॉपिक्स हैं जो कि आपको पेपर 5 और पेपर 6 में मिला करके पढ़ने हैं। और इन सारी चीजों को आपको पढ़ने के लिए आपको एक स्ट्रेटजी बनाकर चलनी होगी कि मुझे क्या और कितना करना है। देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है, देखा जाए दोनों ही पेपर को अगर आपने एनालिसिस कर लिया है तो इतना है, जो सिलेबस यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि काफी सारा है और इसको कवर अप करने के लिए आपको अच्छी खासी मेहनत भी करनी होगी। लेकिन सही तरीके से अगर आपको पढ़ा जाए तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए जरूरी है कि आप एक सही स्ट्रेटजी के साथ इसको कवर अप करें। देखिए जब आप इंडिया का हम पढ़ते हैं तो वहां पर डिटेलिंग काफी है, क्योंकि आपको भारत के एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक सभी चीजों को डिटेल से पढ़ना है। लेकिन यूपी बेस्ड की जानकारी जो होती है वो एक सीमित हो जाती है, क्योंकि सिर्फ आपको एक राज्य विशेष के संदर्भ में एक सीमित जानकारियों के साथ ही यहाँ पर बढ़ना है। इसलिए हर एक फील्ड को पढ़ना जरूर है, लेकिन हर एक फील्ड की भी एक सीमितता है, क्योंकि आपको सिर्फ राज्य विशेष की उस जानकारी तक ही यहाँ पर आपको सीमित हो जाना है। इसलिए आपकी जानकारी जो होती है उसको आपको स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए आपके पास एक अच्छा मेथड हो, उसको स्टडी करने को लेकर के, तो आपका काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो पहला काम था कि सिलेबस की समझ, तो सिलेबस हमें समझ में आ गया। हमारे जो प्री है उसमें भी अगर हम देखें, प्री का टॉपिक जो है ज्यादातर हमारे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को इसमें पढ़ के जाना है। स्टैटिक बेसिक टॉपिक है, जीके टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के यानी कि एमसीक्यू टाइप के आएंगे। तो आपका जो ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे होंगे, वो स्टैटिक जीके टाइप का होगा। स्टैटिक जीके ज्यादातर आपके वन लाइनर्स होते हैं, कुछ आपकी डीपली यहाँ पे नॉलेज होती है, हर एक एग्जाम वाइज थोड़ी सी यहाँ पर समझ अलग होती है। पीसीएस में अगर हम देखें, यूपी पीसीएस के एग्जाम में, तो जहां पर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पर आपको वन लाइनर भी आपको आते हैं। वहीं दूसरी तरफ आरओआर और अदर एग्जाम की तरफ देखें तो चीजें थोड़ी सी इजी गोइंग हो जाती है। तो यहाँ पर आपकी जो समझ होगी स्टैटिक जीके के पोर्शन के साथ साथ यहाँ पर आपकी जो नॉलेज है पीसीएस के लिए थोड़ी सी डीप होनी चाहिए। और वहीं बाकी अदर एग्जाम में आप स्टैटिक जीके के पोर्शंस पर ज्यादा फोकस करके स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही बात आती है मेंस की, खासकर यूपीएससी की, सॉरी यूपीपीएससी की, तो यहाँ पर आपकी समझ को ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ना, डिटेल से समझना, ज्यादा वाइड एंगल से चीजों को इंटरलिंकिंग करना, अलग अलग मेथड से चीजों को यहाँ पर आंसर राइटिंग के प्रोसेस को भी समझना, उस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो हमें अपनी तैयारी करने के लिए यहाँ पर सबसे पहली चीज जो सिलेबस को समझना था वो तो हमें समझ में आ गया कि हमारी डिमांड एग्जाम को लेकर के क्या है। जब आपको डिमांड अपनी समझ में आ जाती है तो फिर दूसरी चीज होती है कि हमें अपनी स्टडी मटेरियल को भी उस हिसाब से पुख्ता करना चाहिए कि हमारी जो एग्जाम के लिए यहाँ पे जो तैयारी है वो कैसे पूरी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जो स्टडी मटेरियल है, बेसिकली आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, जो कि आपकी बेसिक फंडामेंटल कह सकते हैं नॉलेज को यहाँ पर कवर अप कर देता है। उसके बाद एक एडवांस लेवल पे चीजों को समझने के लिए लगभग हर एक एग्जाम के लिए यूपी के लिए एक बहुत अच्छी बुक यहाँ पर रहती है परीक्षा वाणी। यूपी स्पेशल अगर आपको पढ़ना है, कवर करना है, चाहे वो प्री को लेकर के हो, चाहे वो पीसीएस को लेकर के हो, आरओ को लेकर के हो, अदर किसी एग्जाम को लेकर के हो, तो यहाँ पर परीक्षा वाणी बहुत अच्छी बुक है जो आपके प्रिपरेशन को बहुत अच्छा यहाँ पर बना देती है। प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी चीजों को यहाँ पर स्टैटिक बेसिस से लेकर के आने वाले प्रश्नों की प्रकृति से लेकर के साथ ही साथ यहाँ पर किस तरीके क्वेश्चन पिछले साल में आए हैं, उन सारी चीजों का एक अच्छा खासा संग्रह यहाँ पर इस बुक में रहता है। दूसरा, स्टडी मटेरियल में एक बुक के साथ साथ आप मैगजीन या हम कहें न्यूज़पेपर, जिसको जो भी यहाँ पर यूजफुल लगता है वो जरूर फॉलो करें करंट अफेयर के लिए। मैगजीन जो का आप मंथली बेसिस पर भी फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो क्रॉनिकल की हो, कोई लोग विजन पढ़ते हैं, कोई क्रॉनिकल पढ़ता है, कोई यहाँ पर आपको दृष्टि की आती हैं, कोई अलग अलग यहाँ पर काफ़ी सारी मैगजीन्स आती हैं।
करंट आपके लिए क्या जरूरी पहलू है? बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके प्रीलिम्स में के साथ साथ आपके मेंस में भी ये उतना ही जरूरी हो जाता है। न्यूज़पेपर जिनको पढ़ने की आदत है वो बच्चे अगर यहाँ पे ध्यान दें, आपको हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आप सभी को यहाँ पर दैनिक जागरण का यहाँ पर राष्ट्रीय संस्करण है, अच्छा है पेपर है, जिस चीज़ों को यहाँ पर स्टडी करने के लिए जनसत्ता का यहाँ पर आता है, तो आप यहाँ पर एक न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो न्यूज़ आपके लिए ज़रूरी है सिर्फ उन पर अगर आप फोकस करेंगे तो आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को यहाँ पे कह सकते हैं, न्यूज़पेपर को आप कवर अप कर सकते हैं। आर्टिकल्स जो ज़रूरी हैं उनको काट के रख भी सकते हैं, या फिर साथ ही साथ करंट अफेयर्स की हमारी जो क्लासेस रहेंगी आप उन्हें भी यहाँ पर देख सकते हैं। मॉर्निंग में मेरी यहाँ पे करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी 10:30 बजे, उसको जरूर यहाँ पे एक फॉलो अप करेंगे, ताकि यहाँ पे जो भी नई चीजें यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य विशेष को लेकर के आएंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश का बजट होगा, इकोनॉमी सर्वे होगा, सरकार की योजनाएं होंगी, नई नीतियां होंगी, इसके अलावा अगर हम देखें तो साल भर का जो करंट अफेयर्स रहता है वो सारी चीजें हम वैसे भी यहाँ पर इस करंट अफेयर्स की क्लास में सुबह 10:30 बजे यहाँ पर मंडे को हम यहाँ पर लेकर आएंगे और सारा यहाँ पे करंट अफेयर्स की चीजें आपको कंप्लीट कराएंगे। बाकी यहाँ पे स्टडी मटेरियल एक बुक यहाँ पर आप रख सकते हैं, एक न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर्स की एक क्लास देख सकते हैं, आपकी स्टडी को लेकर के आपके नोट्स बाकी चीजों को लेकर के हम मेहनत करेंगे और उस पर आपको काम करेंगे। बाकी चीजें आपको क्लास के माध्यम से मिलेंगी। और उस पहलू पर अगर हम देखें तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले देखिए हम प्री और मेंस को लेकर के एक चीज मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप जितने भी पढ़ाई करेंगे, सिलेबस अच्छा आपको पता है, स्टडी मटेरियल को लेकर के परीक्षा वाणी की एक बुक, दैनिक जागरण या फिर जनसत्ता, एक यहाँ पर न्यूज़पेपर, बाकी एक करंट अफेयर्स की जो हमारी डेली क्लास होती है बस उसको फॉलो अप करना है, आपको बाकी काम यहाँ से हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर काम आता है कि हमें अपने प्री और मेंस की प्रैक्टिस पर भी काम करना है। इसके लिए प्री और मेंस की प्रैक्टिस करने का मतलब ये आपको ऐसे लास्ट में आएगा, जो अभ्यर्थी हमारे पूरा सिलेबस को यहाँ पर करते चलेंगे, बीच बीच में हम आपको चीज़ों को थोड़ा सा टेस्ट करेंगे। टेस्ट क्या है? नॉलेज का टेस्ट। कई बार होता क्या है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, पढ़ते चले जाते हैं एक के बाद एक के बाद एक टॉपिक, एक के बाद एक क्लास, लेकिन दो चीज़ें नहीं करते हैं। वो दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्रैक्टिस और दूसरा रिवीजन। और ये दोनों ही चीज़ें इसीलिए मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं, क्योंकि इन दोनों ही आपको इस एग्ज़ाम के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य विशेष की तैयारी के लिए आपको बेहतर तभी बनाएंगे, उस पर आपकी कमांड तभी हासिल बनेगी जब आप ये दोनों चीज़ें करते चलें। प्रैक्टिस क्यों है? प्रैक्टिस देखिए दो तरीके की होगी, एक प्री ओरिएंटेड होगी और एक मेंस ओरिएंटेड होगी। जब तक प्री ओरिएंटेड चीज़ें यहाँ पर चल रही होंगी, कंटेंट चल रहा होगा, पढ़ाया जा रहा होगा, तब तक आपको प्री ओरिएंटेड प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनको आपको हल करना है, या उसको जाकर के रिवीजन करना है, या आपको कुछ टास्क दिए जाएंगे जो आपको यहाँ पर डेली यहाँ पर करके आने हैं, या आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको टेस्ट के लिए कराए जाएंगे। जितना भी चीज़ें आप पढ़ते चलें, जितनी भी चीज़ें, जैसे कि आपको एक वीक में 2-4 क्लासेस हो गई, 3-4 वीडियोस आपने देख लिए, या जो भी एक सिलेबस एक टॉपिक यहाँ पर दिया, या फिर एक जो टास्क आपको दिया वो आपने कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद उसका क्या करना है? उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करनी है आपके 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन। जैसे कि आप परीक्षा वाणी की जो आप बुक लेंगे, परीक्षा वाणी की बुक में अगर आपका जो पहला चैप्टर है जैसे वो कंप्लीट होता है, उसके पीछे आपके प्रश्न दिए होंगे, उस प्रश्न को क्या करना है? आपको खासकर पढ़ते चलना है, उसको टिक करना है, उसको यहाँ पर देखना है कि आपके से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। और इस तरीके से हमारा सिलेबस खत्म होते होते आपको प्री ओरिएंटेड किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं उस टॉपिक से, उसको अब भी मेंटली तौर पर तैयार होते रहे। और आपको जिससे हेल्प मिलेगा, हेल्प कैसे मिलेगा? क्योंकि आपको ये पता होगा कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उससे किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक जरूरी है, किस टॉपिक को जब आप पढ़ रहे हैं तो वहां पर क्वेश्चन कैसा बन रहा है। कि उत्तर प्रदेश का इतिहास है तो इतिहास में से किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है, प्राचीन काल से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मध्यकाल को लेकर के क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है, आधुनिक काल से क्वेश्चन बन रहे हैं, घटनाओं को लेकर के हैं, व्यक्तित्व को लेकर के हैं, किसी स्थान को लेकर के हैं। आखिर क्वेश्चन बन रहा है तो बन किस चीज से रहा है? जब आप लगातार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी ये समझ बनती है, इससे आपका फोकस भी बढ़ता है। फोकस कैसे बढ़ता है? जब आपने कोई क्वेश्चन देख लिया और वापस से जब आप रिवीजन करने जाते हैं तो आपका ध्यान ऑटोमेटिक जाता है कि यार इससे क्वेश्चन आया था, इसे तो मैंने अभी हल किया, मुझसे बना नहीं था। तो आपका ध्यान जो होता है वहां पर फोकस्ड हो जाता है, आप फोकस होकर देखते हो कि अच्छा ये क्वेश्चन आया था, मुझसे बना नहीं, क्यों नहीं बना, तो उसको आप थोड़ा सा 2-4 बार उसे पढ़ते हैं। तो ये चीजें हैं, आपका फोकस भी बढ़ाता है, आपकी प्रैक्टिस भी होती है, आपको चीजों के ये भी पता होता है अच्छा मुझे जो चीजें पढ़नी है वो कहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन आपको बन रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर साथ साथ एक प्री प्रैक्टिस भी करते चलना है। मेंस प्रैक्टिस की क्या कैसे? तो मेंस मोस्टली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यूपी पीसीएस के बच्चों के लिए।
यूपी पीसीएस में जैसे मैंने कहा कि 400 नंबर का पेपर है। अब 400 नंबर का पेपर है तो उसके लिए क्या क्या करना है। 400 नंबर का पेपर है तो उसके लिए यहाँ पर जब भी, जैसे मैंने आपको मेंस की आंसर राइटिंग भी साथ साथ थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करते चलेंगे क्लासेस में। मान लीजिए मैंने आपको पेपर 5 पढ़ाना शुरू किया और पेपर 5 में हमने हिस्ट्री पोर का पोर्शन उठाया। हिस्ट्री में हमने मान लीजिए एशियंट हिस्ट्री हमने यूपी की कंप्लीट किया, आज के लेक्चर को कंप्लीट किया। तो आज के लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद उसमें से आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। और उस क्वेश्चन को आपको बोल दिया जाएगा कि नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे तो आप उसको लिख कर लाएंगे और उसके बारे में आंसर राइटिंग आप करके आइए। पहले जाइए पढ़िए और करके आइए। उसकी थोड़ी हिंट जो है किस तरीके से लिखा जा सकता है उसके बारे में आज की क्लास फिनिश करने के बाद आपको क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन देने के बाद आपको मैं बता भी दूंगा कि इसको किस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद पढ़िए, पढ़ने के बाद उसकी आंसर राइटिंग करिए और नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो उस क्वेश्चन का क्या आंसर राइटिंग हो सकता है एग्जैक्टली तो उसके बारे में हम यहाँ पर आपको बताएंगे और फिर उसके बाद अगली क्लास शुरू करेंगे। तो इस तरीके से क्या है कि आपकी जो मेंस आंसर राइटिंग है खासकर यूपी स्पेशल को लेकर के वो इम्प्रूव होगी। क्या कमियां हो रही हैं, आप क्वेश्चन अच्छा लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, लिख रहे हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आपने सही तरीके से उसकी आंसर राइटिंग की है कि नहीं, शब्दों की सीमा तो ज़्यादा नहीं हो जा रही है, या फिर चीज़ों की समझ तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वही लिख रहे हैं, या आप क्वेश्चन को ही गलत इंटरप्रेट कर दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी साथ साथ भी डिस्कस होती चलेंगी। तो इससे क्या होगा, आपकी मेंस की जो समझ है, मेंस की जो आंसर राइटिंग करने की जो समस्या रहती है वो भी साथ साथ क्या होगा हम सॉल्व करते चलेंगे। अगर आप मेरे साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य विशेष की आंसर राइटिंग भी करते चलेंगे तो इसका प्रभाव आपको जीएस के भी टॉपिक्स पर मिलेगा कि वहां के भी अगर आप क्वेश्चन मिलेंगे तो जो इनपुट्स होंगे वो आंसर राइटिंग में कॉमन ही होता है, बस क्वेश्चन के हिसाब से चीजें समझनी होती है। जैसे ही आपको समझ अच्छी होती जाएगी आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव हो जाती है। नॉलेज जितनी अच्छी होती है उसको प्रिस्क्राइब करना, कम शब्दों में अच्छे से उसको डिस्क्राइब करना, वो चीज़ें आपको जैसे आने लगती है तो आपकी आंसर राइटिंग स्मूथली धीरे धीरे क्या होती है अपग्रेड होने लगती है। तो उस पर भी हम काम करेंगे मेंस प्रैक्टिस के माध्यम से। तो जो क्लासेस होंगी उसके माध्यम से आपको प्री और मेंस दोनों के हिसाब से तैयार करते चलेंगे। अगला बात यहाँ पे आती है नोट्स और रिवीजन को लेकर के। देखिए नोट्स और रिवीजन की जो बात है, हमारी जो क्लासेस होंगी हम जो हो सकेगा चीज़ें आपको पढ़ाएंगे भी और साथ साथ आपके कुछ नोट्स भी बनवाएंगे। जितना हो सकेगा कोशिश ये करेंगे नोट्स बनवाएंगे, क्यों इसका एक रीज़न है। क्योंकि आजकल की काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जहाँ पर काफ़ी सारे नोट्स मिल जाते हैं कोचिंग से स्टडी मटेरियल के तौर पर, लेकिन आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव नहीं होगी उससे। क्योंकि जब आप क्लास में लिखते हैं एक स्पीड क्योंकि बहुत ज़रूरी होती है। आपको 20 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, 3 घंटे में लिखने हैं और हर क्वेश्चन की जो लिमिटेशंस हैं उस शब्दों की जो सीमा है उसके हिसाब से अगर आपकी स्पीड नहीं है तो आप शायद उस 3 घंटे में भी आप क्वेश्चन पेपर को हल नहीं कर पा रहे हैं या आपसे क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति तभी होती है जब आपकी प्रैक्टिस की कमी होती है। एक हैंड राइटिंग जो होती है स्पीड अगर आपकी नहीं है, अच्छी नहीं है, स्पीड अप नहीं है तो आप कई सारे क्वेश्चन छोड़ के आओ। तो इसलिए यहाँ पर आपकी जो क्लासेस होंगी काफ़ी सारी चीज़ समझाई जाएंगी। हो सकेगा कुछ नोट्स भी आपको जितना भी होगा, अगर कुछ पीडीएफ हैं तो वो मिल भी जाएंगी, लेकिन ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे आपको लिखाने की, खासकर मेंस ओरिएंटेड, ताकि आपकी एक अच्छी खासी प्रिपरेशन रहे, हैंड राइटिंग स्पीड आपकी अच्छी बनी रहे। और जो नोट्स आप यहाँ पर बनाएंगे, जो क्लास में आप बनाएंगे, उसी नोट्स को आप यहाँ पर रिवीजन के लिए भी यूज़ करेंगे। रिवीजन का भी टारगेट रहेगा कि आप वीकली है जो भी आपको एक क्लास में जो हो गई हैं उसको पढ़ के रखिए, प्रैक्टिस करके रखिए और नेक्स्ट क्लास से आने से पहले जितना भी आपने क्लास में कर रखा है नेक्स्ट वीक में मिलने से पहले इस वीक का पूरा यहाँ पर नोट्स को स्टडी कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन मिला है तो उसको आंसर राइटिंग करके रखिए, क्वेश्चन यहाँ पे प्री के हैं तो उसको भी यहाँ पे सॉल्व करके रखिए, ताकि आप नेक्स्ट वीक की जब क्लास में हमें मिले तो पूरी तरीके से आप वेल प्रिपेयर्ड पिछली क्लास को कर चुके हों और उसमें कुछ रह ना गया। और मान लीजिए अगर कुछ रह भी गया है, कुछ डाउट्स रह गए हैं, जैसे क्वेश्चन भी दिया है तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको भी डिस्कस करेंगे, तो वहां पर हम चीजें क्या होती हैं हर क्लास के बाद अपने आप को आप एक बेहतर स्थिति में पाएं, इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिले, वो बहुत एक जरूरी रहेगा। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अपने नोट्स को भी यहाँ पर रिवीजन करके चलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ये 4 चीजें कर लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमें एक चीज पर और काम करना है और वो है आपका समय प्रबंधन। ठीक है, समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट। आपकी पूरी क्लास कैसे होने वाली है, कब कौन सी क्लासेस होंगी, फिर आपको कितना समय मिलेगा,
आंसर राइटिंग भी करनी है, प्री की प्रैक्टिस भी करनी है, नोट्स भी यहाँ पर जो लिखना है उसको भी रिवीजन करना है, अगली क्लास के लिए फिर से यहाँ पर आपको चीज़ें वहाँ पर समय निकालना है। तो देखिए यहाँ पर टाइम का मैनेजमेंट आपको सबसे पहले करना होगा। टाइम मैनेजमेंट में एक तो यहाँ पर आपका टारगेट क्या है ये आपको ही पता होगा, क्योंकि हर स्टूडेंट का टारगेट अलग हो सकता है। टारगेट का मतलब क्या है, एग्जाम की बात है कि कौन सा एग्जाम आप दे रहे हैं, दूसरा किस ईयर का एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है 2025 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, कुछ लोग हो रहा है कि अभी स्टार्टिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। तो जरूरी हो जाता है कि आपका एग्जाम टारगेट क्या है। दूसरा एग्जाम भी हो सकता है अलग अलग, कुछ लोग आर को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ यूपी पीसीएस को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां पर ये भी एग्जाम और ईयर दोनों चीजें टारगेट में अलग अलग हो सकती हैं। अब जिसका जैसा एग्जाम होगा, जिसका जो एग्जाम होगा, जिसका जिस ईयर एग्जाम होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट भी उसी हिसाब से, रूटीन्स भी उसी हिसाब से चेंज हो जाती है। कम समय है तो ज्यादा टाइम देना पड़ता है स्टडी के लिए, और अगर आपके पास बहुत ज्यादा समय है तो कम समय भी देकर के आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिलहाल अभी आपका जो टाइम शेड्यूल रहेगा, कम से कम कितने घंटे आपको पढ़ना है, एक कॉमन बेसिस पे अगर हम बात करें तो देखिए, एक तो क्लास यहां पर आपकी होगी 10:30 बजे यहां पर सुबह, जो कि यूपी स्पेशल की करंट अफेयर होगी। ये सभी को यहाँ पर ज्वाइन करनी है, ठीक है। मंडे को यहाँ पर ये क्लास होगी, हर मंडे को यहाँ पर 10:30 बजे सुबह यूपी स्पेशल की क्लास होगी। सिर्फ एक मंडे को होगी, बाकी दिन आपके पास ये टाइम फ्री रहेगा, आप रिवीजन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। वीकली जो भी करंट अफेयर सारी चीज़ें रहेंगी, बजट का रहेगा, इकोनॉमी सर्वे रहेगा, साल भर का जो करंट यहाँ पर इवेंट रहेगा, वो हम यहाँ पर आपकी क्लासेस के माध्यम से आपको कंप्लीट कराते रहेंगे, और रेगुलर रहेगा, ये हमेशा के लिए रहेगा। तो आप इस क्लास को यहाँ पर रेगुलर ज्वाइन करिए, ताकि यहाँ पे कोई भी चीज़ आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड यूपी बेस्ड आपकी ना छूट जाए। दूसरी, जैसे कि हमने यहां पर बात की, दूसरी जो चीज है, मंडे को ही आपको 2:30 PM पर आपकी जीएस की क्लास रहेगी। जीएस भी आपका यूपी का। ये दो क्लासेस हैं जो कि आपको मंडे टू मंडे करने, यहाँ हम वीकली एक क्लास आपकी लेंगे ताकि आपके पास पर्याप्त यहाँ पर समय मिले। कुछ टारगेट आपको दिए जाएंगे आपको रिवीजन करने के लिए। बाकी की जो क्लासेस यहाँ पर है, आपको अगर देख आपने अभी ज्वाइन कर रखा है, तो जीएस की क्लासेस रवि सर के द्वारा भी आपकी ली जा रही हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स की क्लास है, करंट अफेयर्स की क्लास एक सर 9:30 से लेते हैं रवि सर, वो भी आपको ज्वाइन करनी है, जहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल के इश्यूज यहाँ पर आपको पढ़ाए जा रहे हैं। इसके बाद फिर एक क्लास उनकी 11 साढ़े 11 से है, जो आपकी एक जीएस की क्लास है। जीएस की 1 उनकी क्लास है, जीएस 2 उनकी क्लास एक 4 बजे से होती है, ठीक है, जो कि आपकी रेगुलर है। मंडे टू आपको सैटरडे के बीच एक दिन का बस आपको गैप रहता है। तो यहाँ पर ये मोस्टली आपकी क्लासेस कुछ ऐसे होने वाली हैं। ये आपका यहाँ पे क्लासेस की बात हम कर रहे हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग आपका एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, यानी कि ओवरऑल अगर हम टाइम यहाँ पर निकाल कर देखें तो सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को करीब 5 बजे तक की आपका एक टाइम शेड्यूल होगा, जहां पर आपकी स्टडी चल रही होगी, ठीक है। बाकी टाइम आप क्या करेंगे, उस चीज को यहाँ पर स्टडी करने के लिए यूज कर सकते हैं। कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, के बीच का टाइम 9 to 5 अगर आपका स्टडी और लाइव क्लासेस का है, तो उससे पहले और उसके बाद का जो टाइम होगा वो रिवीजन का होगा। सुबह 2 घंटे पहले उठिए, 3 घंटे आपको सुबह का 2 से 3 घंटा निकाल कर रखिए, जहां आप रिवीजन करेंगे। और उसके लिए आपका जो टाइम शेड्यूल होगा, रिवीजन डेली बेसिस जरूर करिए। जितना भी स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी बेस्ड हो और चाहे आपका जनरल स्टडीज के अन्य टॉपिक हो, राज्य विशेष हो, चाहे सामान्य दिन हो, तो यहाँ पर सुबह का टाइम आप जरूर निकालिए। 6 से अगर 9 बजे से क्लास है तो आप 8 बीच में फिर क्लास शुरू होने से पहले 1 घंटे का टाइम निकाल के रखिए, और उसके बाद करीब 7 से 9 सोने से पहले 2 घंटे, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम, कम से कम अगर आप 6 से 7 घंटे की क्लास कर रहे हैं, कम से कम 4 घंटे का रिवीजन भी निकालिए। और इसके बाद अगर आपके पास चीज़ें हो जाती हैं तो अदर चीज़ों में निकालिए, अगर चीज़ें करिए, खाइए पीजिए, आराम करिए, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल यहाँ पर ज़्यादा नहीं रहना है। जैसे मैंने कहा, सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई के अलावा भी बाकी लाइफ होती है, उसको भी इंजॉय करना है, तभी आपकी पढ़ाई ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाती है। क्योंकि बॉडी और माइंड भी एक तरीके से बैलेंस के हिसाब से काम करते हैं। किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा थका देने से समस्याएं भी होंगी, तो माइंड को उतना ही यूज़ कीजिए, बीच में उसे रिचार्ज करने का समय दीजिए, और रिचार्ज होने के बाद वापस से रिस्टार्ट करके पढ़ाई में लगिए, और फिर उसे ब्रेक दे करके फिर से काम लीजिए। तो एक तरीके से रूटीन बेसिस पे यहाँ पर आप क्लासेस ज्वाइन करिए, जो भी यहाँ पर शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग। बाकी क्लास को लेकर के नहीं,
अदर भी अगर आपको कोई भी समस्या होती है सब्जेक्ट को लेकर के, रूटीन्स को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, या किसी अन्य तरीके कोई समस्या आती है, तो भी हम और आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। मिलने के लिए भी आप हमसे आ सकते हैं। जैसा अभी आप सभी को हम बता दें, अब प्रयागराज में आप सभी का जो कोचिंग है, ये आज़ाद आईएएस एकेडमी, ये इसका सेंटर ओपन हो चुका है मनमोहन पार्क ओल्ड कटरा पे। आप सभी आकर हमसे मिल भी सकते हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर के अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई स्ट्रेटजी से लेकर, पढ़ाई को लेकर, किसी अन्य तरीके कोई भी चीज़ को लेकर, या यूपी पीसीएस आरओआर के एग्जाम को लेकर के, तो भी आप हमसे आकर के यहाँ पे डायरेक्ट सेंटर पर मिल सकते हैं, और उसके बारे में हम आमने सामने बैठ करके भी इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। नोट्स जो होंगे वो आप आकर हमें चेक करा सकते हैं। जो यूपी स्पेशल का जो आप नोट्स बनाएंगे, जो मैं आपको बनवाऊंगा, उसको भी आप लेकर आइएगा, उसको भी हम यहाँ पे चेक करेंगे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नोट्स को लेकर के थोड़ी सी आपको किस तरीके से बना रहे हैं, उसको किस तरीके से और भी बेहतर कर सकते हैं, उनके बारे में भी सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास रहेगी ये सिर्फ एक मैं वर्कशॉप क्लास के तौर पर ही डेवलप कर रहे थे। चीज़ों को मैं आपको बता दूं कि हम किस तरीके से लेकर चलने वाले हैं, और आगे की जो क्लासेस यहाँ पर होंगी रूटीन बेसिस पे होंगी, और क्लासेस हम रेगुलर बेस में उत्तर प्रदेश के बारे में स्टडी करना शुरू करेंगे। ठीक है,